अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग आपका। और क्या कल आप कराची के नेशनल स्टेडियम में थे कि नहीं थे? नहीं, मैं नहीं था क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था, बच्चों की तबीयत अपसेट है। अच्छा, हो क्या रहा है जाना था लेकिन नहीं जा पाए। लेकिन क्या ज़बरदस्त शानदार किस्म की कोई फायरवर्क्स हुए हैं और म्यूज़िकल एक पूरा इवेंट हुआ है। पीसीबी मोहसिन नकवी ने तख्ती की निकाब कुशाई करके स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह किया। जिसके बाद दिलकश आतिशबाजी का भी मुजाहिरा किया गया और वो ये जो आतिशबाजी है ना, ये अलग ही समा बांध देती है। हाँ, it does. So, yeah, वो अच्छा था सब कुछ। और आज मैच है तो उसके लिए भी नेक तमन्नाएं। हम बात कर रहे थे मौसम की। कराची में जस्ट बाय द वे आपको पता है 2 एक्सट्रीम्स इस वक्त एक्सपीरियंस जा रहे हैं। लाइक अगर मिनिमम टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ह्यूमिडिटी की वजह से फील्स लाइक 18-19 पे हो जाता है। बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट के औकात की हम बात कर रहे हैं। एंड मैक्सिमम जाता है हुमा 31। I felt 31। So 17 and 31 दोपहर के वक्त लगता है कि आई एम सॉरी टू से कि इट्स द पीक ऑफ समर और एक आग लगी हुई सिचुएशन होती है और रात को एकदम से ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आपने समझ लिया हो उस वक्त तक कि गर्मियां आ गई हैं तो आपको सर्दी भी लग सकती है और फिर वो एलर्जीज और वो वाला बीच का जो मेडिकल इश्यूज होते हैं वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोई बाइपोलर किस्म बाइपोलर मौसम है जिसकी वजह से मतलब दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर फ्लू एंड वायरसेस एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, जो मौसमी बीमारियां होती हैं, क्योंकि आपको दिन में गर्मियों वाली बीमारियां भी मिल रही हैं और रात में सर्दियों वाली भी। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। और मैं कहीं कल सुन रही थी किसी का कोई पॉडकास्ट था या समथिंग कि वो जो बीच का एक बहार और स्प्रिंग वाला मौसम होता है ना, आई थिंक जरा श्रिंक हो गया है, खत्म ही हो गया है। वी आर इन अ विंटर सिचुएशन एंड देन टोटल समर। बीच वाला मौसम जो है वो जो बसंत का मौसम होता है, शायद पंजाब में ऐसा हो जाए। अच्छा जी, अभी हम आज अपनी सह फरीक़ी सीरीज़ की बात करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान अहम तरीन मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। आज की फातेह टीम ही ट्राई सीरीज़ के फाइनल में न्यूजीलैंड का मुकाबला करेगी। इस सह फरीक़ी सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान टीम में आपको बता दें कि 2 तब्दीलियां जो हैं वो की गई हैं। कामरान गुलाम की जगह सऊद शकील टीम में शामिल किए गए हैं और हसनैन भी फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, आपको पता ही है कि फिटनेस मसाइल की वजह से वो ट्राई सीरीज से बाहर हो गए हैं और विच इज़ ट्रेजेडी। आई होप वो चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा, कल ये जो स्टेडियम की तकरीब थी ना, इसमें जो हल्ला गुल्ला हुआ वो तो हुआ ही, साथ साथ खिलाड़ी भी, हमारे जो स्टार्स हैं वो भी मौजूद थे। हमारी किट भी अनवेल की गई, वो जर्सी उतार के उन्होंने दिखाया कि हमारी किट क्या होगी। फिर साथ ही अनवेलिंग ऑफ द किट के साथ साथ हमारे कप्तान ने गुफ्तगू भी की। उन्होंने स्टेडियम आने वाले शहरियों का शुक्रिया अदा किया और शायकीन की ऐसे दरख्वास्त की कि वो टीम की कामयाबी के लिए दुआएं करें। तो रिजवान भाई, बहुत दुआएं हैं आपके लिए, बस आप लोग भी अब कुछ कर गुजरे। देखिए जिस तरह मेहनत आप लोगों ने की है, हमारी पूरी पाकिस्तान इस टाइम उस मेहनत पे पहुंच रही है। इंशाल्लाह जो मेहनत दरकार है हमारे रिजल्ट के लिए, तो उस मेहनत में कमी नहीं होगी। बाकी जो अल्लाह पाक ने आप लोगों को रिजल्ट दिया, इंशाल्लाह उम्मीद है वो हमें भी देगा। और कराची हमेशा से पाकिस्तान के लिए अल्लाह के फजल से रिजल्ट में बहुत अच्छा रहा है। तो उम्मीद इंशाल्लाह कि ऐसा ही रहेगा जिससे में पास में था कि हमारे पास रिजल्ट आते थे पाकिस्तान टीम के लिए। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैचेज हमारे लिए, आप लोगों से दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए दुआएं करें। और एक रिक्वेस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, आप लोग हमारे बारे में ना डरें, हमारे बारे में ना डरें, पॉजिटिव रहें हर टाइम। अगर हमारी बैटिंग हो तो दिल में कभी ये ख्याल ना लाए कि हमारा ये प्लेयर आउट हो जाएगा, ये प्लेयर आउट हो जाएगा। जब तक आप लोग डरते रहेंगे तो मामला वैसे ही होता रहेगा। बेसिकली इनका कहना था कि आप हमें सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह विल डू मच बेटर देन वी आर। तो नेगेटिविटी ना फैलाएं। ठीक है, अच्छा मैसेज दिया है। साथ ही आपको बताएं कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मुख्तसर वक्त में नेशनल स्टेडियम कराची का तामीराती काम मुकम्मल करने वाले मजदूरों समेत तमाम स्टाफ की तारीफ की और साथ ही पाकिस्तान टीम की सलाहियतों पर भी मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। और इन्होंने जो मजदूर थे उनके साथ लंच भी किया, आपको पता है कल। वैसे अच्छी इंडियरिंग बात है, मतलब काम तो उन्हीं ने किया ना। फिर सुनिए, हमें अपनी टीम पर ट्रस्ट होना चाहिए। जिस तरह आप बहादुर लोग हैं, हमारी टीम भी बहादुर है। खुदारा एक आधे मैच से नाराज़ ना हो जाया करें। इस टीम ने, आप ये देखें कि पिछले 3-4 माह में आपको रिज़ल्ट क्या दिए।
हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि हमारी टीम मेहनत कितनी कर रही है। हार जीत अल्लाह के हाथ में, मेहनत कर रही है कि नहीं। अगर मेहनत करती नज़र आए तो उनको दाद दें, चाहे वो हारे चाहे जीतें। अपनी टीम पर ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको वो जिस तरह पिछले रिज़ल्ट दिए हैं आगे भी रिज़ल्ट देगी इंशाल्लाह ताला। मुझे पीसीबी को, रिजवान पर, टीम पर, सिलेक्शन टीम पर, जो उनके साथ स्टाफ है, उस पर पूरा ट्रस्ट है। चलिए, ज़बरदस्त हो गया ये तो। और सर्टनली जो वर्कर होता है ना, उसको मज़दूर को तो मिलती है, लेकिन अगर उसकी हौसला अफजाई भी की जाए, उसे वो बहुत इज्जत भी बड़ी दी बात जाए, होती है। उसकी तकरीम भी की जाए, तो उससे उसका हौसला और बढ़ जाता है। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान हैं, और हमारे अपने भी हमारे सिक्कू जी साथ हमारे हैं। साथ सबसे मौजूद पहले तो हैं। तब्दीलियों के हवाले से बात कर लेते हैं। राशिद भाई, आप बताएं, हाउ डू यू सी साउद शकील रिप्लेसिंग कामरान गुलाम? बहुत जल्दी पैनिक कर गए और जो प्लेयर्स आपके प्लान का हिस्सा नहीं था वो एक मैच के हारने के बाद पैनिक कर गए। अभी नकवी साहब ने कहा आपको घबराना नहीं, टीम तो खुद घबरा गई है। अब मैं कहाँ से जवाब लेके आऊँ उसका कि तो शकील आ गए, कामरान गुलाम नहीं। अभी 2 हफ्ते पहले तक कामरान गुलाम हमारे मेन प्लेयर थे, तो शायद पैनिक के बटन दबा दिया गया। नहीं तो और बहुत जल्दी आजमाने change में कर कोई दिया। हर्ज है कामरान गुलाम? जी है, बिल्कुल हर्ज है, बिल्कुल। बताइए। क्योंकि अगर आप इतने ही अच्छे थे तो ऑस्ट्रेलिया भी लेके जाते, जिम्बाब्वे भी लेके जाते और साउथ अफ्रीका में भी खिलाते। प्लेयर प्लान का हिस्सा ही नहीं है, तो आउट होने पे 2 दफा आउट होने के बाद तो आपने चेंज कर दी। फोर्स चेंज 2 हो गई है आपकी। एक तो हारिस नहीं खेल रहे। वो तो हारिस का भी बैकग्राउंड ये है कि वो तो वाइट बॉल से खेलते हैं, तो फर्स्ट क्लास खेलने गए, उन्होंने 40-45 ओवर कर दिए, कराची में खेल रहे थे, तो वहीं इंजरी वो लेके आए। तो शायद मेडिकल पैनल भी अलर्ट नहीं था। हारिस की वर्कलोड हम दूसरों का कर रहे हैं, जिसका वर्कलोड हमें मैनेज करना था उसका वो किया भी नहीं। बाहर हो गए। लेकिन दुआ करते हैं, पीसीबी की प्रेस रिलीज भी यही है कि वो चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा होंगे। लेकिन बात हो रही है सऊद शकील की, सऊद शकील को उसी वक्त लेके आ जाना चाहिए था जब स्टार्ट हो रही थी। अगर प्लान का हिस्सा बनाना तो ओपन आते, नंबर 3 पे बाबर आजम उस प्लेस पे आ जाते। सिकंदर, आपकी भी क्या यही थॉट्स हैं, या आपका ख्याल है कि कोई नहीं, इफ समबडी इज नॉट वर्किंग आउट तो व्हाई नॉट, हमारा मकसद तो टीम की जीत है? देखिए, अभी मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि आपको टीम से नहीं डरना चाहिए, तो मैं उनको ये मैसेज दूंगा। कल मेरे साथ थे, काफी बहुत देर हम उनके साथ थे, और मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि सर, हम टीम से नहीं डर रहे, हम सिलेक्शन कमेटी से डर रहे हैं। अभी जितनी बातें उसने राशिद ने की हैं, देखिए वो पैनिक बटन वाली बात भी मैं हंस रहा था, बात तो उसकी बिल्कुल वैलिड है कि इतने जल्दी आप रैपिडली चेंजेस नहीं करते। मगर कई जगह पर ये होता है कि एक आधे को कामरान गुलाम की जगह मैं समझता हूँ आपको ताहिर तैयब को ड्रॉप करना चाहिए था, इसलिए कि वो उसकी कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है, अभी तक उसने कोई झलक नहीं दिखाई है। वो ये वही ताहिर तैयब है कि जो कि जैसे कि आसिफ अली था कि जी 2 ओवर उसके लिए काफी है, 3 ओवर उसके लिए काफी है, हार्ड हिटर है भाई, आप उसको बैटिंग ऑर्डर तो सही दो, वो वाला टुल्लेबाज तो नहीं है आपके पास। तो एनीवे मेरे हिसाब से तो मेरा अगर आप बात मानते तो मैं साउथ को खिलाता जरूर, मगर ताहिर तैयब को हो सकता है मैं वो कहता कि आप रेस्ट करें, और हसनैन के तो उसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। और ये भी हो सकता था कि आप हसनैन की जगह एक ऑलराउंडर खिला देते, और भाई फहीम अशरफ को रखा है, उसको किस लिए रखा है? पानी पिलाने के लिए रखा है। पहले आपने सरफराज को रखा हुआ था, पानी पिलाता रहा, एक सीनियर खिलाड़ी, ये भी एक सीनियर खिलाड़ी पिछले कितने सालों से खेल रहा है, आपने फिर उसको बाहर बिठा दिया। तो मेरे हिसाब से ये चेंज होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि फहीम अशरफ वुड हैव बीन अ बेटर चॉइस? राशिद भाई, आपको भी यही लगता है? पहले मैं सऊद शकील का जरा हम एक और बात करना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले शायद हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे कि वनडे क्रिकेट में सऊद शकील को होना चाहिए। शायद उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी की थी और सब एग्री किया था कि उनको होना चाहिए था। तो जब ये प्लान का हिस्सा बनाना था इस तरह से, तो शायद मेरे ख्याल से जो टूर्स हमने किए उसमें उनका होना चाहिए था। बाकी फहीम अशरफ को खिला लेने में हर्ज नहीं है उनका, क्योंकि हसनैन को हमने देखा हुआ है कि मेन हमें जो खिलाना है, उनको जो सोचा जा रहा है वो दुबई के मैच में खिलाना है। उससे पहले आपको एक आध मैच तो उनको देना पड़ेगा पाकिस्तान में, जैसे कराची नेशनल स्टेडियम पे जो मैचेस हैं 2 अब रह गए, 3 अगर कह सकते हैं अगर फाइनल के साथ, तो एक आध मैच उनको ट्राई कर लेना चाहिए कि अभी डोमेस्टिक खेल रहे थे, क्या उनके अंदर इतना बारूद मौजूद है कि वो इंडिया जैसी टीम को टैकल कर सके।
और बहुत सारी इंजरीज भी आ गई हैं, अब देखते हैं। लेकिन फहीम अशरफ मेरे ख्याल से उनको एक मौका मिलना चाहिए। और अच्छा, इंजरीज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब वो वहां पे भी बुमराह भी आउट हुए हैं, इंजरीज तो चली रही इंजरीज जो है वो हैं सिर्फ हमारी मिसफॉर्चून। ऑस्ट्रेलिया बहुत के सारे- तीन फास्ट बॉलर नहीं आ रहे। सॉरी राशिद बोलो, राशिद बोलो। जी, आप जो बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मेन बॉलर्स थे सारे के सारे टॉप हो गए, जी सिर्फ जैम्पा है टॉप। मिचेल स्टार्क ने अपनी जाती मजबूरी, स्टोइनिस ने भी रिटायरमेंट ले ली, फिर हैजलवुड जो कि वनडे और टेस्ट मैच के बेहतरीन बॉलर है, कमिंग्स जिनके कैप्टन नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया काफी डैमेज हुई है इस पूरे उसके अंदर देखे जाए। ये शायद अपने आप को कुछ लोग बचा रहे हो, क्योंकि इसके फौरन बाद आईपीएल है, आईपीएल के फौरन बाद एशेज है, जो वर्क लोड, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट होती है इनके ऊपर। तकरीबन 25-25 करोड़ का एक प्लेयर है एक आईपीएल में या एशेज में। तो शायद अपनी जो कोर बॉलिंग है जैम्पा के अलावा, जो ऑस्ट्रेलिया के 2015 के वर्ल्ड कप से जीतती भी आ रही है, और वो बॉलिंग पूरी मिसिंग है। जसप्रीत बुमराह का बहुत ज्यादा लॉस इंडिया को नजर आ रहा है, और उनकी भी सिलेक्शन 5 स्पिनर्स की है जो मुनासिब नहीं लग रही। जिस तरह हम अपने पेसर्स का कह रहे हैं कि हमारे 5 पेसर्स है, इंडिया ने 5 स्पिनर चक्रवर्ती को ले आए, वरुण को लेके आ गए, वो तो समझ में नहीं आ रहा। फिर हम साउथ अफ्रीका जाते हैं, अंदर एक नोकिया नहीं है जो कि पेसर है, फिर उसके बाद जेराल्ड कोटसे नहीं है। तो बहुत सारे प्लेयर मिसिंग है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर नजर नहीं आएंगे जो कि पेसर ज्यादातर है, जो मोस्टली आईपीएल खेलते हैं। मोस्टली जो आईपीएल खेलते हैं तो वो शायद ये by the way क्या आपका पता कहना है- हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्कस ही हो बिल्कुल जाए। यही सवाल था सिकंदर कि ये हमारे ग्रुप लिए। में नहीं है ना ये लोग, हमारे ग्रुप में नहीं है। ओ हाँ, अच्छा ठीक है, ये दिस कैन बी अ प्रॉब्लम, सेमीफाइनल में तो टकरा सकते हैं सर्टनली। बिकॉज ऑब्वियसली हम तो यही चाहेंगे कि अगर तब्दीलियां बाकी टीमों में हो रही हैं कुछ, तो उसका फायदा तो हमें होना चाहिए, जो कि बट इट सीम्स लाइक इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। देखिए अच्छा, एक चीज नोट करने वाली बात है कि इस पूरे सीजन में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हिट हो रही है, सारे फास्ट बॉलर्स अनफिट हो रहे हैं। राशिद की जो लॉजिक है वो बहुत स्ट्रांग है कि आईपीएल है, पैसा बनता है, वो उसके बाद ऑस्ट्रेलियन की ऐसी सीरीज भी है, तो वो उसको अपने आप को प्रिजर्व करें। मगर हमारे वाले वैसे ही अनफिट हो गए। वो हारिस रऊफ का कहा जा रहा है कि जी उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ली तो अनफिट हो गया। मैं हैरान और परेशान हूँ। मैं पीसीबी को जो है एक मशवरा दूंगा कि उनके पास एक बहुत बड़ा डेटा एक्सपर्ट है, उनसे वो कहें कि जितने भी ये जो T20 के एक्सपर्ट बॉलर्स हैं उनका डेटा निकालें। दे ऑल प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट, दे ऑल प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट। हर एक के सामने 50-50, 60-60 फर्स्ट क्लास क्रिकेट लगी हुई है। हमारे वालों के सामने 6, 8, 9 इस तरह की लगी हुई है। लोग उसामा मीर की बात करते हैं, उसामा मीर तो खेलता ही नहीं है, अभी भी वो बाहर खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। उस तरह नहीं खेली जाती क्रिकेट। क्रिकेट के लिए आपको तगड़ा होना पड़ता है, तगड़ा होने के लिए आपको क्रिकेट खेलनी पड़ती है। और आजकल थोड़ा सा T20 का और ये लीग्स का इतना लोड पड़ गया बॉलर्स के ऊपर, जो एवरीबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट एंड मेक मनी, इसमें कोई दो राय नहीं, सब पैसा बनाना चाहते हैं। मगर जो चॉइसेस होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी लीग है जो कि हमें फायदा करेगी, एज अ क्रिकेट की परफॉर्मेंस वाइज भी फायदा देगी, आपकी परफॉर्मेंस इनहैंस होती है इफ यू प्ले बेटर क्रिकेट। तो वो चीजें लड़कों को जरूर देखनी चाहिए। मगर वो आप स्टेडियम की बात करें, आखिरी में मुझसे मैं एक एडवाइस करूंगा रिगार्डिंग द स्टेडियम, अगर आपको टाइम हो तो। जी प्लीज, आपका कैसा रहा कल का तजर्बा और एक्सपीरियंस? देखिए मैं वहां पर था, मैं सारे लोगों से मिला। जो मैंने सिंध के ग्राउंड बनाने की बात की थी, वो भी मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की, वो सारा पैकेज उनका करवा दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग जो है नकवी साहब को बोलेंगे अगर वो बनाएंगे तो हम उनको एक ग्राउंड दे देंगे। तो मैंने नकवी साहब से बात की, उन्होंने कहा मैं तैयार हूँ, मुझे ग्राउंड दे। दोनों को बिठाकर मैंने बात करा दी। ये उन्होंने कहा कि आप टीवी पे बता दें, कि दोनों को बिठा दिया। लोग मतलब चीफ मिनिस्टर तो नहीं थे, नासिर हुसैन शाह साहब थे, उन्होंने और नकवी साहब ने ये फैसला किया है कि जी उनकी टीम जाके देखेगी जो बहुत सबसे बेस्ट ग्राउंड होगा जिस पर एक स्टेडियम बन सकता है, तो इंटीरियर सिंध में वो स्टेडियम बनेगा। अच्छा, जो मेरी एडवाइस है वो ये है कि पूरा स्टेडियम जबरदस्त बन गया, बिल्डिंग जबरदस्त बन गई, मगर जहाँ से एंट्री होगी, इसलिए कि ये नई बिल्डिंग है, तो उसका पूरा इलाका कच्चा है और बहुत बड़ा है। कच्चे से मुराद है कि अभी इधर कोई मतलब एक काम नहीं हुआ हुआ उसमें, या तो टाइल्स कह रहा हूँ पेवर्स लगेंगे या उसको किसी तरह बनाया जाएगा। तो वहां पर
पीसीबी को मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि वो इतना बड़ा इलाका है कि वहाँ पे 2 प्रैक्टिस पिचेस बना दें या 3 प्रैक्टिस पिचेस बना दें नेट के साथ, बाकी पार्किंग हो, ताकि जब बच्चे टेस्ट मैच खेल रहे होंगे या कोई क्रिकेट जाके नॉकिंग करना चाहता है तो उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल उस कोने में है, उसकी जगह वो सामने ही जाकर नेट्स कर सकते हैं। तो ये मेरी एक एडवाइस है। अच्छा, अब ये अच्छी आपकी सजेशन थी सिकंदर। अब आज के मैच पे आ जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमारी वर्सेस पाकिस्तान। एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी क्या होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इट, मतलब आज जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। तो क्या करना चाहिए राशिद भाई? अपने फोकस रहना चाहिए, जीतना चाहिए। जाहिर सी बात है काफी चीजें ऐसी नजर आ रही हैं जो डिफेंसिव रहे, अटैकिंग क्रिकेट खेलें। आज क्या हमारा रवैया हो? बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए। अभी हमें जो ट्रस्ट है मोस्टली हमें फखर जमान के ऊपर, जो हमारे मेन प्लेयर थे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जैसे बाबर आजम, रिजवान को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, बाबर को, तो ये हो गए। मैं सीनियर प्लेयर की बात कर रहा हूँ। शाहीन आफरीदी बहुत टैलेंटेड है, उनको आउट करने चाहिए। हम लोग रन रोकने जाते हैं जिसकी वजह से विकेट नहीं मिलते मिडिल ओवर में, और उसके बाद वो डैमेज कर जाते हैं। हारिस रऊफ हमारे पास मौजूद नहीं है, नसीम शाह पे ड्यू है बहुत ज्यादा। मैं सीनियर प्लेयर का इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग छोटे प्लेयर्स की मतलब के दूसरे प्लेयर्स पे टारगेट कर लेते हैं। इन प्लेयर्स को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। हमारे जो मेन जिन्हें हम सुपरस्टार्स मानते हैं ना, उनका परफॉर्म करना सर्टनली बहुत जरूरी है। मतलब ये बात है हकीकत। जी सिकंदर, योर क्लोजिंग थॉट्स? अच्छा, अब ये राशिद जो ये बात थी ना 3 दिन से कर रहा है, वो बहुत ही लॉजिकल कर रहा है कि जो हम तो है वो खुशदिल को पकड़े हुए हैं, हम फहीम अशरफ को पकड़े हुए हैं। भाई आप बड़े प्लेयरों को तो पकड़े। ये जो अभी राशिद ने बताया, सबके नाम बता दिए, इन सबको परफॉर्म करना है। अच्छा, अब 2-3 चीजों का ख्याल रखना है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने। एक तो कि 4 इनिंग्स हुए, 4 में से 3 इनिंग में 300 प्लस हुआ है, हमें भी 300 करने पड़ेंगे। उन 4 इनिंग्स में से 3 सेंचुरियां हो चुकी हैं और एक जो है 91 एक ने कर दिया, यानी कि हैवी स्कोरिंग हो रही है। फखर जमान को मैं पहले भी एडवाइस कर चुका हूं पिछले प्रोग्राम में, मैं फिर करूंगा कि भाई आप, वो फंस गया था आके, इतना अच्छा खेल रहा था फ्लो में, तो अपने फ्लो को ना तोड़ें। अगर सपोज करें उसके सामने कोई लड़का आ जाता है और वो नहीं रन कर रहा, तो वो अपना फ्लो जारी रखें। जरूरी है कि जी मैं उसके वजह से फंस गया, वाई उसके वजह से फंस गया? आप तो अपनी क्रिकेट खेलते हो ना, आप खुद खेलो, अपने शॉट्स खेलते हो, रुको मत। या तो सेंचुरी के लिए रुक गए थे, जी होपफुली आज सेंचुरी बनाएंगे फखर जमान, एंड कोई और भी चल जाए तो क्या ही जबरदस्त बात हो जाए। गॉट इट, थैंक यू जी, थैंक यू राशिद भाई, सिकंदर, थैंक यू। सो इट इज अ डे ऑफ क्रिकेट। और कितने बजे स्टार्ट होगा? बस अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, इसके बारे में भी अपडेट। अच्छा जी, एक इशू तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन इस पे हम बात करते रहते हैं। पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की काविशें डेफिनेटली कमेंडेबल हैं। बैरून मुल्क मुकीम अफराद अपने मुल्कों के एक तरह से नुमाइंदे होते हैं और अच्छा काम करते हैं। भी आ रही हैं आजकल, दैट्स ट्रू एज वेल। अच्छा काम करते हैं तो ऑब्वियसली मुल्क का नाम ऊंचा होता है, और अगर कोई मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं तो जाहिर है कि मुल्क की ही बदनाम होता है। तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की कतारें लगी हुई हैं। तो और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है और उसकी भी शरह जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। वो जो आए रोज़ कश्ती हादसे में ज़्यादातर हमें खबर मिलती है कि पाकिस्तानी ही डूब के हलाक हो रहे हैं, इज्तिमाई कब्रों से उनकी लाशें निकाली जा रही हैं। लिटरली मतलब हम रंजीदा तो होते ही हैं, लेकिन एट टाइम्स बेबस भी अपने आप को महसूस करते हैं कि किस तरह से लोगों को समझाया जाए, बताया जाए कि अपना सब कुछ बेचकर, कर्ज लेकर, 90 लाख रुपए देकर ये बाहर अपनी ही जान गंवाने के लिए अपने हाथों से सफर पे, और ये छोटी मोटी रकम नहीं है। मतलब वही रकम इधर लगा दें तो कुछ ना कुछ बन सकता है। उसके बाद जो एक टोले पूरे जा रहे हैं बाहर के मुल्कों में और भीख मांगी जा रही है, मतलब लिटरली कुछ और काम नहीं है। वीज़ा लगवाएंगे, पैसे लगाएंगे, टिकट्स लेंगे, जाएंगे, और हमने तो ये भी सुना है और हमारे जानने वालों ने देखा है कि वो एयरपोर्ट पे जाते ही भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक, और यहाँ पे चले हमें तो यहाँ पे एम्बैरसमेंट हो रही है ना, लेकिन वहाँ जो ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं उन्हें इनकी वजह से और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके फेलो सिटीजन्स जो हैं वो ये हरकतें कर रहे होंगे तो आपकी अपनी रेपुटेशन एट स्टेक होती है। और फिर बहुत से पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानी मिशंस जो डिप्लोमेटिक्स वहाँ स्टाफ होते हैं, एम्बेसीज, काउंसलेट्स होते हैं, उनसे शिकायत भी होती हैं। तो ये सारी बातें जो है हम करना चाहते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन। MD ओवरसीज पाकिस्तान फाउंडेशन अफजाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका वसी तजर्बा है, मुख्तलिफ अहम ओहदों पर ये फाइज रहे हैं। भट्टी साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। भट्टी साहब मतलब
आजकल जो सूरत हाल है, हर रोज़ ख़बरें आ रही हैं कि भाई कश्ती डूब गई, इतने पाकिस्तानी मारे गए, इतनों की लाश निकाल ली गई, फिर इतने डिपोर्ट हो गए हैं, फिर एक और सिलसिला शुरू हुआ है। वो ममालिक जहां हम बड़ी ही आसानी से चले जाया करते थे, वहाँ का वीज़ा लगना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। मतलब वो बेसिकली चाहते ही नहीं है कि अब पाकिस्तानी वहाँ आए। तो व्हाट हैज़ चेंज्ड? क्योंकि इन्हीं मुल्क के, अगर हम गल्फ स्टेट्स की ही बात कर लें, एक ज़माना था कि पाकिस्तानी लेबर फोर्स को तो वो खुद बुलाते थे, बल्कि ये सारे जो मुल्क बने हुए हैं उनमें पाकिस्तानी लेबर का बहुत कंट्रीब्यूशन है। व्हाट हैज़ चेंज्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला और हुमा, थैंक यू, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 70s में जब मिडल ईस्ट बन रहा था, उसमें पाकिस्तानियों का हर एवेन्यू में उनका किरदार था। आप वर्क फोर्स को ले लें, आप उनकी एयर फोर्स ले लें, आप उनकी जो उनकी म्यूनसिपैलिटी थी, आप उनकी जो एयरलाइन को डेवलप करने में, इसमें हर एवेन्यू ओवरसीज पाकिस्तानियों का इसमें किरदार था। बट ओवर द इयर्स अनफॉर्चुनेटली हमारा जो किरदार है वो रिवर्स और बुरा होता गया है, टू द पॉइंट कि अब वो मिडल ईस्ट एंड अदर कंट्रीज़ इन द वेस्ट फॉर दैट मैटर, अब वो बेसिकली दूसरी जो कौमें हैं, जैसे बांग्लादेश से हो गए, श्रीलंका से हो गए, फिलीपीन से हो गए और इंडिया से हो गए, देयर वर्क फोर्स आर मच मोर हार्ड वर्कर एंड दे हैव एक्सेल्ड ओवर टाइम, while we as a nation have overseas Pakistanis, we in a way it's unfortunate we've deteriorated what's in that the difference aspect. वो आप कह रहे हैं ना कि वो ओवर टाइम एक्सेल कर गए हैं, तो क्या डिफरेंस क्या है? हम भी यहाँ से जा रहे थे, मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स आ गई है, इन मुल्कों की डिमांड्स चेंज हो गई हैं, हुआ क्या है कि हमारे एटीट्यूड के भी मसाइल का हमारे लोगों को ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं? जी, एटीट्यूड्स का मसला है। स्किल्ड लेबर, वो लोग स्किल लेके जाते हैं और उनमें उनकी गवर्नमेंट्स की भी सपोर्ट है, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की भी सपोर्ट है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने नेफ्टेक को इतनी फंडिंग दी है कि हम स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लेबर को ट्रेन करें और उनको भिजवाएं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने भी टेफ्टा को, उनका जो स्किल्ड लेबर प्रोग्राम है उसमें इतनी फंडिंग है, डिफरेंट स्किल सेट्स की उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और इवन इनकी कोलैबोरेशन हो रही है ओवरसीज़ कंट्रीज़ में उनकी गवर्नमेंट्स के साथ, जिनकी रिक्वायरमेंट है। वेस्ट में अक्सर कंट्रीज़ में एजिंग पॉपुलेशन है एंड वी हैव अ youth bulge. I mean, that would be the best export that we can do, for the country. और गवर्नमेंट्स कर रही हैं, उनको स्किल सेट देना चाह रहे हैं। अगर हमारी कौम थोड़ा सा पेशेंस दिखाएं और सीखेंगे, स्किल सेट लें और वहाँ पे जाके उनकी अर्निंग पोटेंशियल्स और उनकी जॉब लॉन्जिविटी भी बेहतर हो सकती है, कई गुना बढ़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा भट्टी साहब, जाहिर है ये तो हम बात कर रहे हैं जो आजकल इश्यूज सामने आ रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मिशन से शिकायत रहती है, मिनिस्ट्री से शिकायत रहती है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अगर चाहिए होती है तो वही इतनी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। उन मामलात के हल के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? और फिर जायदादों के जो मामलात होते हैं उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। जी बिल्कुल, आपने दो डिफरेंट सवाल किए हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमारे यहाँ पे रेड टेप बहुत है डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, हेल्थ चेक्स, वो सारी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस है बिल्कुल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। इवन ये जो वीज़ाज़ का प्रोसेस, उनको प्रोटेक्टर्स का जो लाइसेंस है, जो उनकी फ़ीस है, वो सारा इस पे ज़ेरे गौर हो रहा है। इंशाल्लाह विद टाइम ये भी बेहतर होगा। वन स्टॉप शॉप इंट्रोडक्शंस हो रही हैं, कभी एक ही जगह पे सारे प्रोसेसेस हों। डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर साहब ने वर्क फोर्स कमेटीज़ बनाई हैं, कभी इनको
टैकल किया जाए और इनको रिड्यूस किया जाए, ये जो रेड टेपिज़म है। ऑन दी अदर हैंड बिल्कुल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पाकिस्तान में मिसाइल हैं, प्रॉपर्टीज़ के मिसाइल हैं, उनके फाइनेंशियल मिसाइल हैं, फिर उनके पुलिस के मसले मिसाइल होते हैं, उसके लिए 2013 में जब प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन बनाया और उसमें पहला जो ओवरसीज़ कमिश्नर था वो भी एक ओवरसीज़ था और वो उस कमीशन ने इन मसलों को हल किया है। अब इस गवर्नमेंट में आके ओवरसीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने थ्रू दी पार्लियामेंट अंडर द 26th अमेंडमेंट जो बिल लेकर आए हैं, उसमें अब स्पेसिफिक जजेस की अपॉइंटमेंट टू डील विद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ केसेस विद इन 90 डेज। अच्छा भट्टी साहब, टाइम हमारे पास कम है। एज MD ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन, क्या ये नहीं हो सकता कि जो हमारे मिशंस बाहर के मुल्कों में रहते हैं वो फोर्सी करें कि जहाँ वैकेंसीज हैं, जो सेक्टर्स उनको नज़र आ रहे हैं, जहाँ वर्कफोर्स की इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी, वो कन्वे करें पाकिस्तान में और वो स्किल सेट्स जो हैं वो डेवलप करें, ताकि हमारे जो बाहर डंकियाँ मार के जाते हैं हमारे यूथ जो हैं वो सही तरीके से जा सकें, लीगल तरीके से बाहर जाके वो नौकरियाँ लें। तो ये लियाज़ोन ही हो सकता आपस में। हुमा बिल्कुल हैं, हर स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफाई होती हैं, गवर्नमेंट्स भी कन्वे करते हैं, प्राइवेट कंपनीज भी कन्वे करती हैं, हमारे इधर गवर्नमेंट्स को G2G भी और B2G भी बाकायदा कन्वे होता है और इसी पे बेस्ड ऑन दैट वहाँ पे स्किल सेट्स की यहाँ पे ट्रेनिंग भी है। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल नंबर्स, the capacity here to train, give them the skills is in huge numbers. Even training centers set up हैं, पीछे फंडिंग है गवर्नमेंट्स की तरफ से और ये बाकायदा कोलैबोरेशन है, it is in place. Unfortunately we choose to take the shortcut जिसको कहते हैं और मतलब लोन्स लेके बाहर जाने को जिसको कहते हैं ना कि क्विक फिक्स, there is no such thing as a quick fix. You have to get those skill sets. You have to go through that training. It might take you 3 to 6 months or even for a year for that matter. हम लोग किसी भी प्रोफेशन में 5-6 साल लगते हैं, तो हम लोग 6 महीने साल लें। अफजाल भट्टी साहब, that is all the time we have, sir. बहुत शुक्रिया for being with us। और ये बात वैसे I will have to agree with what he said। ये क्विक फिक्स वाला जो हमारा मसला है ना कि जी किसी तरीके से प्रॉपर्टियां बेचो, पैसे जमा करो और जंप मार दो और पता नहीं क्या फर्क करना बीच में और आगे देखी जाएगी, ये देखी जाएगी वाला जो माइंडसेट है, दैट नीड्स टू चेंज। अच्छा जी, मौसम सरमा में आपको बताएं कि पाकिस्तान की झीलें, दरिया और समुद्र मुनफरिद महाजिर परिंदों का घर बनते हैं और कराची में क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में भी इन माइग्रेटरी बर्ड्स का जो आना जाना लगा हुआ है। बिल्कुल, और इस साल तो बाय द वे ग्रे लैग गूस जैसा नायाब परिंदा भी यहाँ पहुंचा है। उनीबा ज़मीर शाह हमें रिपोर्ट Let's watch it. मौसमी सरमा में जब रूस, चीन, साइबेरिया और वस्त एशियाई रियासतों में ज़िंदगी मुंजमद हो जाती है तो परिंदे हिजरत करने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं पाकिस्तान और दीगर एशियाई ममालिक के गर्म इलाकों को अपना आर्जी मस्कन बनाते हैं। जैसे इन दिनों क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के इस आबिस्तान को आबी परिंदे रौनक बख्श रहे हैं। कई सालों बाद यहाँ पर बतख और हंस की अक़साम में शामिल परिंदा ग्रे लेग गूस को देखा गया है। गुज़िश्ता 10 सालों से तो मैं ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के शौक़ से वाबस्ता हूँ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रे लेग गूस को जो है मैंने देखा हो। ये पहली दफ़ा था कि ग्रे लेग गूस को हमने यहाँ देखा। और वैसे तो ग्रे लेग गूस जो है सिंध भर के अंदर लाड़काना डिवीज़न है और थर पार्कर, नंगर पार्कर के इलाकों में आती हैं, वहाँ की मीठी पानी की झीलों पर या खारे पानी की झीलों पर भी उतरती हैं जो नंगर पार्कर में है। यहाँ देखना इनको एक बहुत खुशाइन था और बिल्कुल एक ऐसे माहौल में देखना है जहाँ आगे समंदर है, पीछे बिल्डिंग्स हैं, तो देख के बड़ा एक अलग फीलिंग आ रही थी कि अर्बन वाइल्ड लाइफ में ये कैसे आ गई। वेडर्स की बहुत बड़ी तादाद मिल जाती है क्योंकि ये कीचड़ वाला इलाका होता है, मडी फ्लैट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्लेमिंगो भी मिलेगा, पेलिकन भी कभी कभी आ जाएंगे, डक्स आ जाएंगी और आपके कॉमन सैंड पाइपर, ग्रीन सैंड पाइपर और बहुत सारे जो हमारे यहाँ के ऐसे वेडिंग वाले परिंदे बेसिकली क्या होता है, वो बगला नुमा, जिसको उर्दू में हम बगला कह लेंगे उर्फ़ आम में, और लंबी टांगों वाले परिंदे जिनकी टांगें लंबी होती हैं, चोंच लंबी होती है।
ग्रे लेग गूस जो है हमारे यहाँ बहुत कम आती है। उसकी वजह यह है कि लोग उसको रबगत से खाते हैं, उसका शिकार करते हैं। उसके पीछे यहाँ के शिकारी हजरात, यहाँ पकड़ने वाले हजरात जाल लेके, बंदूकें लेके उनकी तलाश में लग गए। हमने बहुत मुश्किल से उनकी हिफाजत का बंदोबस्त किया हमारी टीम ने। अगर अवामी और हुकूमती सतह के ऊपर ऐसे इकदाम किए जाएं तो हम इको टूरिज़म को या वाइल्ड लाइफ टूरिज़म को फ़रोग़ दे सकते हैं अपने मुल्क में, क्योंकि हमारे पास अभी भी बहुत डाइवर्स और बहुत बड़ा हैबिटेट बाकी है। माहिरीन के मुताबिक हिजरत के ये सिलसिले पाकिस्तान के माहौलियाती निज़ाम के लिए बहुत अहम है। जैसे ये फसलों और पौधों के लिए नुकसानदेह कीड़ों को खाकर उनका खात्मा करते हैं, ऐसे ही आबी पौधों को खाते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की सतह मुतवाज़न रहती है। इसलिए हमें इन परिंदों का इस्तकबाल बंदूक से नहीं, कैमरे से करना चाहिए। कैमरामैन सरवर रज़ा के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। शुक्रिया उनीबा फॉर ब्रिंगिंग अस अच्छा, दीस बाय द वे, स्टनिंग ये विजुअल्स। रिपोर्ट आपने देख तो ली है, जिस तरह के परिंदे हैं बड़े नायाब हैं और इसीलिए उनका शिकार और ख़रीदो फरोख्त पर पाबंदी भी होनी चाहिए। लेकिन इस पाबंदी पर अमल कितना हो रहा है ये भी आपको बता देते हैं कि कराची में परिंदों और जानवरों की ख़रीदो फरोख्त की मरकज़ी एम्प्रेस मार्केट में ना सिर्फ ये माइग्रेटरी बर्ड्स पिंजरों में बंद करके फ़रोख्त हो रहे हैं, बल्कि उल्लू, उकाफ, फ्लेमिंगोज भी बेचे जा, मतलब ऑल ऑफ दिस इज फ्लेमिंगोज आप बीइंग क्यों सोल्ड रखेंगे देयर। इस मौसम में सारा साल? क्योंकि आपके घर की दावत में अच्छे लग रहे होंगे आपके लॉन में घूमते हुए। मैटर कि वो रह ही नहीं, वो survive ही जिंदा नहीं कर रहे ना सकते रहे, उस आपको फर्क environment नहीं में। पड़ता। इसी पे बात करेंगे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से। जावेद मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, इनको ज़ाहिर है रखना, शिकार करना, इस पे पाबंदी है, कोई कवानीन हैं? और कवानीन हैं तो उन पे कितना अमल दरामद हो रहा है? क्योंकि एम्प्रेस मार्केट में आप देखें जाके बिक रहे हैं। देखिए, सिंध वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2020 के तहत सेक्शन 21 और शेड्यूल 4 के मुताबिक तमाम के तमाम वाइल्ड जो ओरिजिन एनिमल्स हैं, जिनमें बर्ड्स, रेप्टाइल्स या मैमल शामिल है, उनको बायला तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि ना उनको जंगल से पकड़ा जा सकता है, ना उनका कारोबार किया जा सकता है, और ये एक जुर्म है ऐसा करना। देखिए, जो जुर्म करने वाले का और जो उसको पकड़ने वाले यानी लाइन फोर्स करना, ये सिलसिला अज़ल से अबद तक जारी रहना है, क्योंकि नाकामी कहना एक ज़रा सख्त लफ्ज़ होगा। यकीनन सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन पर एक्शन ले रहा होता है। कोर्ट्स में कई ट्रायल्स चल रहे हैं। जावेद साहब, बिल्कुल वी गेट इट, और बहुत ही अफसोस की बात है कि ये मतलब नहीं भी है और ये बिक भी रहे हैं, और कोई मतलब जिन्होंने खरीदना है वो खरीद रहे हैं क्योंकि ये मिल रहे हैं मार्केट में। आपको पता है ये एहतजाज चल रहे थे डंपर से आए रोज़ जो हलाकतें हो रही हैं हैवी बेसिकली ट्रैफिक से, उसके औकातकार मुकर्रर किए गए। औकातकार के बाद जो है वो लोगों ने एहतजाज किया, उस एहतजाज में लोग मुश्तइल हुए, कानून हाथ में लिया, आग लगा दी। उसकी वजह से अब ये सूरत हाल है कराची में, और पर्टिकुलरली उन इलाकों में जहाँ पर लाइनों में पानी नहीं आता, और डिफेंस क्लिफ्टन और लांडी और बहुत सारे इलाके इसमें शामिल हैं। वहाँ पानी के टैंकर्स वाले आना मना कर दिया। वो कह रहे हैं हम आएंगे नहीं। तो व्हाट हैज दिस क्रिएटेड इज अ पानी की शॉर्टेज, और ये अगर मामला ना सुलझा तो ये ज़रा ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और आपको पता है विद द समर कमिंग इन, तो ये तो बड़ा बहुत मेजर इशू हो सकता है। इसके अलावा भी इशू है। ये इशू अभी से क्रिएट होना शुरू हो गया है। वो बेसिकली वो एहतजाजन नहीं आ रहे अब। बेसिकली जो टैंकर वाले हैं, वाटर टैंकर वाले हैं, बदल दिए हैं, उसके बाद वो एहतजाजन नहीं आ रहे, और इसमें पिस कौन रहा है? लिटरली अब बिल्डिंगों में मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, व्हाट्सएपों में मैसेज आ रहे हैं, पानी बचा लें, पानी क्या होगा। अब पानी के बगैर आप कैसे सरवाइव करेंगे? टैंकर वैसे चूंकि अव्वल तो हमारी लाइनों में आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो इट इज़ एन एसेंशियल सर्विस। एक ये इशू है, ये भी हमने बताया। दूसरा, कराची के मेडिकल कॉलेजेस में अंदरून सिंध, पंजाब और वफाक से ऐसे दर्जनों उम्मीदवारों के दाखिले लेने का इंकशाफ हुआ है जो दोहरे डोमिसाइल के हामिल हैं, और अपोजिशन के इल्ज़ामात को सिंध हुकूमत फिलहाल सियासी बयानबाजी से बढ़कर नहीं देख रही। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि दोहरे डोमिसाइल रखने वाले उम्मीदवारों की अक्सरियत ने गुज़िश्ता साल किसी और ज़िले की बुनियाद पर अंदरून सिंध मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला लेने की कोशिश की, मगर कम नंबरों की वजह से दाखिला लेने से महरूम रहे, और इस साल वो कराची का डोमिसाइल बनाकर कराची में दाखिला लेने में कामयाब हो गए हैं। तो दे आर ट्राइंग, मतलब दो रखे हुए उन्होंने डोमिसाइल, और ज़्यादातर डोमिसाइल जो हैं वो मुबैना तौर पर कराची के ज़िला शर्की से बनवाए गए हैं। और इन उम्मीदवारों ने मैट्रिक और इंटर भी कराची से नहीं किया,
और फिर भी एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको यहाँ मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले मिल जाएंगे। एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची के तलबा को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। ये इतलात है हमारी कि जो 1180 सीटें हैं कराची के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए, मैं ये बात कर रहा हूँ सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की, जिसमें से 250 सीटें तो वाज़े तौर पर कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज की हैं। वहाँ मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो है वो कराची का, इसलिए मैं उसका बाकी जो 930 सीटें बचती हैं, अगर उसके दाखिले का अहवाल लें तो उसमें से ये अंदाज़ा हुआ है कि कम व बेश 400 सीटें ऐसे तलबा और तालिबात को गई हैं जिनका इंटरमीडिएट, 400 या उससे ज़्यादा, जिनका इंटरमीडिएट और मैट्रिक कराची का नहीं है। अब मामला ये जो भी बड़ा है, सीरियस एक इल्ज़ाम है और अगर तो इसमें सच्चाई है या नहीं है, तहकीकात तो प्रॉपर होनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है। मतलब इस मामले पे सियासत करने के बजाय इस पे शफाफ तहकीकात हों ताकि सब इस पे यकीन करें और सबका एतमाद बहाल और हो। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो उसको भी रेक्टिफाई किया जाए। सादिया जावेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान हुकूमत सिंध है। सादिया साहिबा क्या कहेंगी, इल्ज़ाम भी है, क्या आप लोगों ने कोई इन्वेस्टिगेशन की? ये डबल डोमिसाइल लेके 400 बच्चों का इन्होंने जिक्र किया फारूक सत्तार साहब ने, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जो जिनकी प्लेस शायद नहीं बनती थी। ऐसा कुछ हुआ है? आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोनों को गुड मॉर्निंग। हुमा इस पे सिंध गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल की है। प्राइवेट कॉलेजेस खुद भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो है सिर्फ अगर मैं डॉ की बात करूं तो वहाँ से 16 स्टूडेंट्स जो थे MBBS के और 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो डेंटल के, वो आइडेंटिफाई हुए कि जिनके डोमिसाइल या तो जाली थे या उनके पास 2 डोमिसाइल थे और उनके एडमिशंस कल की तारीख में हेल्थ मिनिस्ट्री सिंध ने कैंसिल कर दिए हैं। अच्छा, मेरी पर्सनली बात हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट में भी इस सिलसिले में। उन्होंने ये मुझे बिल्कुल बताया है कि जब ये एडमिशन फॉर्म्स सबमिट हो रहे थे तो जो कट आउट डेट थी वो वही थी जो 3 सितंबर थी। उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट ने डोमिसाइल चेंज करा लिया है और दूसरे सूबे के रिकॉर्ड में आ चुका है कि जी ये डोमिसाइल स्टैंड कैंसिल, तो फिर उस स्टूडेंट को हमने जो है वो बिल्कुल सीट दी है। लेकिन अगर 3 सितंबर 2024 के बाद किसी का डोमिसाइल कैंसिल हुआ है, वो कोई लेटर लेके आए हैं, उन्होंने कुछ किया है, उनको दाखिले नहीं दिए गए। फारूक सत्तार साहब ने तो बहुत बड़ा नंबर बता दिया है, 400। हाँ जी, वो तो बहुत बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नहीं। और मैंने डॉक्टर कुरैशी से भी पर्सनली बात कराई क्योंकि वो MCAT कंडक्ट कराते हैं सिंध में। डॉ यूनिवर्सिटी, डॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो कंडक्ट कराती है MCAT। मैंने उनके यहाँ भी बात की है, उनके एडमिशन डायरेक्टर से भी बात की है और उन्होंने मुझे ये बताया है कि जी हम इस चीज को फुल्ली हमने इंश्योर। एक बात आपसे समझनी है हमने कि जब मैट्रिक और इंटर जिस बच्चे ने यहाँ से नहीं किया वो सितंबर की उस कट ऑफ डेट से पहले अपना डोमिसाइल चेंज करा लेगा तो ये चेंज होना पॉसिबल है? मतलब ये डोमिसाइल हम जानना चाहते हैं, डोमिसाइल बन ही कैसे रहा है जो कि जिन्होंने मैट्रिक इंटर यहाँ से नहीं किया? नहीं, देखिए मैट्रिक इंटर अगर किसी ने यहाँ से नहीं किया, पाकिस्तान में कानून मौजूद है कि अगर मैं किसी सूबे या शहर को छोड़कर दूसरे शहर में या सूबे में शिफ्ट हो गई हूँ तो मुझे उस सूबे या उस शहर का डोमिसाइल कैंसिल करना होगा, जो 6 महीने का प्रोसेस है। और फिर मुझे नया डोमिसाइल, अगर मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ तो फिर मैं नया डोमिसाइल सिंध से बना सकती
हूँ, लेकिन इट टेक 6 months प्रोसेस, और ये होता है, और मतलब ये कोई गैर कानूनी काम तो फिर उनका आर्जी पता भी बदला जाएगा, फिर वोटर उसके आईडी भी बदला जाएगा, मतलब ये सारी चीजें बदली जाती हैं। ये जी सब कुछ बदला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के कानून के हिसाब से आप 2 शिनाख्ती कार्ड रखना भी जुर्म है, 2 डोमिसाइल रखना भी जुर्म है। अच्छा, आप ये लेकिन बता दीजिए, जो 2 डोमिसाइल सामने आए या जिनका आपने कहा जो आइडेंटिफाई, जो आपका नंबर है कि आइडेंटिफाई हुए जाली थे, कुछ डेंटिस्ट्री के, कुछ MBBS के, अब इनके दाखिले तो मनसूख कर दिए, लेकिन इन बच्चों से ये भी पूछा किसी ने कि 2 डोमिसाइल कैसे बन गए या जाली डोमिसाइल कहाँ से बनवाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन कोई कर रहा है ना बैठा हुआ किसी दफ्तर में। जी बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट साउथ में तो हमने डोमिसाइल की डिजिटलाइजेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है सिंध गवर्नमेंट ने। बाकी ईस्ट की क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायत हुई है, ईस्ट का DC ऑफिस को बिल्कुल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वहाँ कौन से ऐसे अफसरान, देखें ये तो हो ही नहीं सकता बगैर अफसरानों की मिली भगत के, ये काम हो ही नहीं सकता, तो उन अफसरान को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको भी सजा दी जाएगी, और उन स्टूडेंट्स को भी ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान में जुर्म है, आपके खिलाफ इस पे कार्रवाई हो सकती है, तो आप गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और हमें आइडेंटिफाई करें कि उन किन लोगों ने आपको ये जाली डोमिसाइल। अच्छा सादिया साहिबा, अभी आपने डाओ का ही जिक्र किया कि 16 MBBS के स्टूडेंट्स है और 8 डेंटल के, जो कि ऑब्वियसली उनको, अब सारे मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह आप लोग चेक करेंगे, बिकॉज ये तो चले एक में ही आपको इतने नंबर मिल गए, तो फारूक सत्तार साहब का चले 400 आप कह रही हैं, बहुत बड़ा नंबर ले लिया, लेकिन सच्चाई तो है, इसका मतलब है कि सारे मेडिकल कॉलेजेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जी बिल्कुल, दोबारा से एडमिशन की स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है। देखिए जब सबमिशन होते हैं फॉर्म के उस वक्त तो पर्सनली नहीं होते, लेकिन जब एडमिशन दिए जाते हैं तो कैंडिडेट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है, लेकिन क्योंकि ये शिकायत आई, डॉ ने ये नंबर आइडेंटिफाई किया है, तो इस वजह से दोबारा से थरली सिंध गवर्नमेंट इस मैटर को मेडिकल कॉलेजेस को हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हुई हैं कि जी आप चेकिंग करें और अगर कोई आइडेंटिफाई हो तो उसको कैंसिल करें। अच्छा, एक और भी, ये जाहिर है जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि बराबरी या मसावी बुनियादों पर जो है ना वो फिर दाखिले नहीं हो पाते। बाज़ मकामात ऐसे हैं मुल्क में या सूबे में जहाँ से बड़े अच्छे नंबर आ जाते हैं, यहाँ पे बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आते, तो ये इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना भी तो ज़रूरी है फिर। और उस रिज़ल्ट पे भी वैसे क्वेश्चन मार्क होते हैं कि ये रिज़ल्ट कैसा है। देखिए अगर हम कराची के रिजल्ट्स जिस पे सबसे ज़्यादा शोर अब की दफ़ा भी मचा, पिछली दफ़ा भी मचा, मैं उस जो असेंबली ने कमेटी बनाई है उसका मैं हिस्सा हूँ, और जो हमें कराची इंटर बोर्ड ने रिजल्ट्स का रिकॉर्ड दिया है तो आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा हुमा, मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था ये कि पिछले कराची के 10 साल का रिजल्ट इंटर बोर्ड का कमो बेश यही है, 35 एंड इन बिटवीन 40%। तो देखें ये तो हो ही नहीं सकता कि पिछले 10 साल से ये रिजल्ट आ रहा है तो अचानक से ये नहीं हुआ है। बिल्कुल स्टूडेंट्स की तरफ से भी कुछ ना कुछ है और बोर्ड्स की तरफ से भी है, इसीलिए एक तो स्कूटनी हो गई है, सारे बोर्ड्स में नए चेयरमैन की नॉमिनेशन ऑलमोस्ट किसी भी वक्त नोटिफाई। एक तासुर ये भी है कि यहाँ पे जरा चेक एंड बैलेंस ज्यादा है, चीटिंग कम होती है बाकी इलाकों के निस्बतन जहाँ पे शायद चीटिंग ज्यादा आसानी से हो सकती है। थोड़ा सा कंपैरिजन सादिया साहिबा, क्योंकि ओ लेवल्स ए लेवल्स भी साथ साथ ही हो रहा होता है, तो वहां से भी किया कि उधर क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और फिर यहाँ आप कह रही हैं 10 साल से कंसिस्टेंट ही चल रहा है मामला। जी 10 साल से यही मामला है, मैं आपके साथ रिकॉर्ड भी शेयर कर सकती हूँ। और नहीं देखिए वो मैट्रिकिंग और ए लेवल्स ओ लेवल्स का रिजल्ट बेहतर है, क्योंकि मुझे मेरी अपनी फीलिंग ये है क्योंकि स्कूल जो है वो बच्चे जाते हैं, हमारे यहाँ कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो सरकारी हैं उनमें अटेंडेंस का इशू है और वो नहीं जाते, और जब एंड ऑफ द ईयर जो कि एक शर्त
बात है कि जी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए, जो नहीं होती, लेकिन फिर भी असातिज़ा जो है बोर्ड में बच्चों को क्लियर करा देते हैं कि नहीं जी चले ठीक है। लेकिन क्योंकि स्कूल्स में अटेंडेंस पूरी होती है तो रिजल्ट्स मैट्रिक का बेहतर है, इंटर का रिजल्ट इसीलिए खराब है कि मुझे जो मेरी फीलिंग है कि क्योंकि हम एज रेगुलर स्टूडेंट्स भी कॉलेजेस उस तरह अटेंड नहीं करते। एक रिजर्वेशन कॉलेज वाले बच्चों को ये है कि जब दूसरे इलाकों से बच्चे आएँ और यहाँ की यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें तो IBCC से एटलीस्ट इक्विवेलेंस तो बनवाएं, क्योंकि फिर रिजल्ट में डिस्पैरिटी होती है और जो इनके हिस्से की सीटें होती हैं उन वो ज़ाहिर खाली रहती हैं और दीगर इलाकों से आए हुए लोगों को देखिए अब तो सीटें मिल जाती हैं। अब्दुल्ला, हर तरह का, चाहे मेडिकल में अगर आपको दाखिला लेना है तो MCAT का आपको टेस्ट देना, आपका रिजल्ट जो भी स्टैंड कर रहा है, अगर कोई दूसरे इलाके से आ भी रहा है तो मोस्टली वो बच्चे NAD में आपका दाखिला होना है तो उनका एक अपना टेस्टिंग सिस्टम है जी। वहाँ NAD में आपने जिक्र ही किया तो 1400 कराची के लिए होती हैं सीटें और 400 जो होते हैं वो दीगर बाकी इलाकों से। हाँ, तो इसीलिए मतलब देखिए एक सूबे का हिस्सा है, मतलब सूबे के हिस्से से दूसरे लोग आएंगे और एडमिशन अगर वो क्वालिफाई करते हैं उन टेस्ट को जो यूनिवर्सिटीज अपने एडमिशन के लिए कंडक्ट कराती हैं तो ही दाखिले मिलते हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अच्छा साथी साहब, एक और बहुत अहम मौजू जिसकी वजह से लिटरली अभी तो क्राइसिस शुरू हुआ है जो अगले 1-2 दिन में उरूज पे पहुंच सकता है, वो ये है कि वाटर टैंकर्स ने अब पानी की सप्लाई बंद कर दी है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनका सोल सर्वाइवल ही मतलब मुंह हाथ धोने के लिए भी, वुज़ू करने के लिए भी वाटर टैंकर के पानी पे है। ये जो इशू चल रहा है हैवी ट्रैफिक का, फिर हैवी, कल भी एक और डंपर से एक शहरी की जान चली गई। ये एक्चुअली असल इशू तो ये कैसे हल होगा मामला? एक तरफ जाहिर है ना हम ये सपोर्ट कर सकते हैं कि कोई भी शहरी कानून हाथ में ले और किसी चीज़ को आग लगा दे, वहाँ इन लोगों को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अब्दुल्ला, जब ये मामला शुरू हुआ मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ शो किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या पॉलिटिकल लीडर हो, उसको ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए जिससे अवाम में इश्तियाल आए। और वही हुआ जो हमने कल से देखा। MQM के आफाक अहमद का एक स्टेटमेंट है जो इस वक्त वायरल हुआ है और उन्होंने कहा था कि जी जहां कुछ अगर इस टाइम के औकात के अलावा गाड़ियां रोड पे देखी जाएं तो उनको जो है वो आग लगा दी जाए। और वो कल प्रैक्टिकली कराची में हुआ जिसकी वजह से वाटर टैंकर सप्लाई रोक दी गई। साहिबा एक सेकंड आपको इधर इसलिए रोकेंगे क्योंकि ये डंपरों की वजह से इतनी हलाकतें भी हो गई हैं, किसी का स्टेटमेंट आता या ना आता, लोगों में इतना गमो गुस्सा तो है कि ये दंदनाते फिरते हैं हर टाइम पे। इनके अपने औकात जो हैं वो मुख्तस हैं, उनके स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली अबाइड नहीं करते उस चीज़ को, तो लोगों में तो वैसे ही गुस्सा है। अब कोई कह दे ना कहे, दैट्स अनदर स्टोरी। नहीं देखिए वही बात है ना, इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक तो जो अब चीफ सेक्रेटरी साहब ने जब ये मामलात बढ़े तो कहा गया बिल्कुल फिटनेस होती है लेकिन वो लोग कम कराते हैं, खास तौर पे ये बड़ी मशीनरी वाले और ये डंपर्स वाले और ये बसेस वाले ये अपनी गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट्स नहीं लेते। तो अब पहले वो मैनुअल फिटनेस थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो इजलास किया उसके बाद उसमें ये कहा गया कि जी हमें जदीद जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो मशीन लगानी चाहिए, गाड़ियों की फिटनेस होनी चाहिए। आप जो बात कर रही है कि जी किसी भी औकात में ये गाड़ियां शहर में दाखिल होती हैं, बिल्कुल आपकी ये बात सही है। देखिए कुछ जगह ये जो क्योंकि जैसे नेशनल स्टेडियम में काम हो रहा था तो FWO के डंपर्स नहीं, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में ये वाहिद एक शहर है, कराची को हम कहेंगे, और हम हर जगह रहे हैं और आपको भी पता होगा कि नलकों में पानी आता है। ये टैंकर्स में, सुजुकियों में पानी आना ये एक वेरी स्पेसिफिक टू कराची प्रॉब्लम है। उसके बाद ये डंपर्स वगैरह ये लोगों को जब मार जाते हैं, जब तक आवाम नहीं बोलती तो हमने देखा है कि हुकूमत कुछ खास एक्शन लेती भी नहीं है। जब आवाम का प्रेशर आता है तो हुकूमत एक्शन लेती है।
नहीं हुमा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल पहले दिन से सिंध गवर्नमेंट इस मामले पे मुतारिक थी। इस मामले पे 3-4 इजलास चाइना जाने से पहले भी सीएम साहब ने किया था। लेकिन जाहिर सी बात है, अब आप देखें ना कि जब ये कहा गया कि 11 से सुबह 6 बजे तक हैवी गाड़ियां जो हैं तो वो हड़ताल करके बैठ गए, उन्होंने रोड बंद कर दिया कि हम नहीं मानेंगे। तो देखें दोनों तरफ से जो है वो इस मामले को हमें देखना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि गाड़ियों का सिर्फ फिजिकल चेकअप हद तक बात नहीं है, ड्राइवर्स का भी रैंडम रोड पे चेक मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं क्योंकि जिस नौयत के एक्सीडेंट्स होते हैं हम खुद दंग रह जाते हैं, इंसान कोई भी परेशान रह जाता है कि सामने खड़ा हुआ बंदा है और नजर नहीं आ रहा उसमें बाज। हाँ, तो इसीलिए इनका मेडिकल चेकअप रैंडम ऑन रोड होना चाहिए। नहीं तो आप इस सिलसिले में आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है डीआईजी ट्रैफिक के साथ, आईजी के साथ कि भाई अब ये शुरू करें? डीआईजी ट्रैफिक से भी मेरी इस मामले पे बात हुई है। सीएम साहब इस बात को एग्री करते हैं कि जी चेकअप रोड पे होना चाहिए जिस जगह, और अगर ड्राइवर भाग जाता है तो गाड़ी जिसके नाम पे रजिस्टर है, जो उसका मालिक है, उसके खिलाफ कानूनी पानी की सप्लाई बहाल कराने के लिए क्या करेंगे? हम फिर दोबारा बात करते हैं। पहले बताइए, ये जो गाड़ियों की फिटनेस की हम बात कर रहे हैं तो ये तो काम आता है गाड़ियों की फिटनेस का एक्साइज डिपार्टमेंट के पास, जो कि आप ही की ऑब्वियसली ये आपकी मिनिस्ट्री है। क्या आपने कभी उनसे सवाल जवाब किया कि ये फिटनेस किस तरह इन लोगों को फिटनेस चेक हो भी रहा है कि नहीं? ये ही पूछा है आपने? ये फिटनेस चेक होता है, लेकिन देखें हुमा, ये जितना हैवी ट्रैफिक है इट इज नॉट कि ये सारा कराची रजिस्टर्ड है। ये बाहर से भी लोग अपनी गाड़ियां लेकर इस शहर में कारोबार के लिए आए हुए हैं। कोई ग्वादर रजिस्टर्ड है, मतलब कोई आ गए हैं तो उन लोगों को चेक एंड बैलेंस करना तो आप ही की जिम्मेदारी है। एक्नॉलेज किए तो आप लोग उनको भी करें ना चेक कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर जब तक आपका कोई फिटनेस। जी, एक सजेशन ये भी है गवर्नमेंट के पास कि जो कॉन्ट्रैक्टर ये गाड़ियां इस्तेमाल करने के लिए शहर में लाता है वो इंश्योर करे कि उन गाड़ियों की फिटनेस, अगर वो दूसरे सूबे से रजिस्टर्ड है तो उनका सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए, ताकि अगर कोई मसला हो तो गवर्नमेंट जो जिस सूबे की भी हो, जिस शहर की भी हो, लेकिन हमें ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी जिसमें हमें, मुझे अंदाजा है, सिंध गवर्नमेंट को अंदाजा है कि ये जो ट्रक और डंपर ड्राइवर्स हैं ये रेजिस्ट करेंगे, लेकिन क्योंकि शहरियों की जान का तहफ्फुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत को एक्शन लेना पड़ेगा जो कि हम लेंगे। और आपके शो से ये कहूंगी कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे कल फारूक सत्तार साहब ने एडमिशन पॉलिसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तनकीद का निशाना बना दिया। ये शहर सबका है। पानी की सप्लाई बहाल, जाहिर है मुआवजा तो होगा नहीं, नलकों में तो पानी आएगा नहीं, अब टैंकर वालों से ही बात करके वो बहाल करा दें किसी तरह। जी, पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी। आज मेयर कराची और लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में इस पे मीटिंग है, टैंकर एसोसिएशन से बात की जाएगी, इंश्योर किया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अवाम को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल जो हुआ है डंपर्स, दोनों बातें वैसे जरूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका सादिया जावेद साहब। ऑल द टाइम वी हैव, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम खुद भी बड़े इंटरेस्टेड हैं और हम चाहते हैं कि हम सारों को मिल के ना आपको और हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो इस हवाले से। आजकल रोज़ाना की बुनियाद पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं वो आती रहती हैं और कई कंपनियां जो हैं इस फील्ड में अरबों डॉलर्स का बिजनेस कर रही हैं और ये हुजम बढ़ता ही जा रहा है। बाय द वे साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले दौर जो है वो AI का दौर होगा। पाकिस्तान में भी इस सिलसिले में काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन अब भी आवाम तक मुकम्मल अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए आलमी इदारे यूनेस्को ने सोचा है कि पाकिस्तान में आला तालीमी इदारों को इंगेज किया जाए और ये देखा जाए कि पाकिस्तानी AI के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़
दोनों के लिए क्या तैयार हैं, कितने तैयार हैं? आज हम बात करेंगे। IBA कराची के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, बिकॉज हम समझना भी चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं क्योंकि आजकल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, ये बड़ा वाजे है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी में मरकज़ी किरदार अदा करने वाला है। तो क्या पाकिस्तान इस नए दौर के लिए आपको लगता है कि तैयार है? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इनवाइट करने का। अच्छा देखिए, AI को अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें हर रोज़ की लाइफ में, तो वी आर यूजिंग इट ऑलरेडी। तो सर्च इंजन हो गए, सोशल मीडिया हो गई, ऑनलाइन शॉपिंग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। डिजिटल असिस्टेंस, मेडिकल फॉर एग्जांपल फॉर द ओल्ड पीपल इज़ वेरी कॉमन नाउ। पाकिस्तान में कहूँगा कि पार्शली रेडी है इसके लिए। प्राइवेट सेक्टर इज़ गुड, लेकिन पब्लिक सेक्टर का बहुत ज़्यादा काम करना है। जैसे हमने एग्जांपल दी कि ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा लाइक आप देखें तमाम ऑनलाइन स्टोर्स हमारे मौजूद हैं। रिकमेंडेड सिस्टम्स दे आर डूइंग वेरी वेल नाउ। आपको जहां भी आप ब्राउज करते हैं आपके सामने रिकमेंडेड हो जाते हैं कि यहाँ से शॉपिंग करें, यहाँ से बाय करें, इज़ वेरी गुड। लेकिन दो चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान में, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। क्योंकि जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग देख लें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम AI को इंटीग्रेट करें अपने सिस्टम्स में। इसी तरीके से एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम AI को इंटीग्रेट है, जो जॉब क्रिएट करेगा आगे मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए। क्योंकि ये दो मेजर सेक्टर हैं जो कि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। अच्छा, आपने जॉब क्रिएशन की बात की है। एक खदशा लोगों के जहन में है, बार बार जाहिर किया जाता है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के बारे में वैसे लोगों को रिजर्वेशंस होते हैं, AI नौकरियां खा जाएगी, रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक बात यह है कि बहुत से एवेन्यूज़ या नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। क्या होगा एक्चुअली? अच्छा देखिए, जो जॉब खतरे में है वो तो बहुत काफ़ी है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सर्विस की जो जॉब खतरे में है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब खतरे में है। इसी तरीके से आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी थोड़े से रिस्क में हैं। इवन हम लोग एज ए प्रोफेसर रिस्क में, हमें भी AI रिप्लेस करेगा। लेकिन साथ में अच्छी चीज़ ये है कि जो जॉब्स जो क्रिएट होंगी वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होंगी, बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। फॉर एग्जांपल AI प्रोडक्ट मैनेजर आ जाएगा हमारे पास, AI रिसर्च साइंटिस्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, एथिक्स ऑफिसर चाहिए होगा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तो AI के साथ चाहिए होगा हमें, डाटा साइंटिस्ट, स्मार्ट होम डिज़ाइनर्स चाहिए होंगे, AI कस्टमर एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म के जॉब्स के लिए हम टेक्निकल स्किल्स क्रिएट करें, क्योंकि कुछ जॉब जो है रिटर्न होने वाले हैं। क्लर्क्स फॉर एग्जाम्पल, वो भी ट्रांसलेटर्स, प्रूफ रीडर्स, ये जॉब खतरे में है आगे मुस्तकबिल में। कुछ जॉब्स क्रिएट होंगे तो हमें एज ए नेशन उसको रेडी होना पड़ेगा जॉब्स के लिए। अच्छा, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि वो सारे सिक्योर होंगे जो इस AI को समझते हैं और जो चला सकते हैं इस चीज़ को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये बताएं कि हमारे तालीमी इदारों में AI पढ़ाने वाले भी और ऑब्वियसली पढ़ने वाले भी मौजूद हैं। तो ये आपको लगता है कि हम सही तैयार हो रहे हैं आगे के चैलेंजेस से निपटने के लिए? देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है तकरीबन 20 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और हर साल जो है हमें अच्छे खासे ग्रेजुएट्स चाहिए कंप्यूटर साइंस में। क्योंकि AI से सबफील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस पर फोकस करूंगा, वो स्पेशलिटी आ जाती है AI की। तो इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार वर्कफोर्स एवरी ईयर we have a graduate from CS, लेकिन उनमें क्वालिटी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है, फ्यू थाउजेंड्स में, वी नीड मोर। लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे सीरियस शॉर्टेज है PhD प्रोफेसर्स की इन द फील्ड ऑफ AI कंप्यूटर साइंस। जो भी मुल्क के हालात हैं उसकी वजह से लोग आने नहीं चाहते। पॉइंट यही है कि वी नीड टू हैव अ गुड PhD प्रोफेसर। को चाइना को देख लें, 6000 PhDs एवरी मंथ दे आर गोइंग टू हैव। हमारे मुल्क में आप देख लें गिनती के नंबर्स हैं। तो हमें क्वालिटी टीचर्स ही चाहिए। जब क्वालिटी टीचर्स होंगे तो ऑटोमेटिकली वी कैन हैव अ वेरी गुड वर्कफोर्स रेडी फॉर दिस इन AI। तो हम वर्कफोर्स तैयार करने की बात कर रहे हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए? मतलब कौन कंप्यूटर साइंसेस ही मेजर्स लें और उसके बाद फिर आगे स्पेशलिटी करें? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आने वाली दुनिया के लिए तैयार रहें, ऐसी चीज़ों में ना पड़ जाएं जो आगे ऑब्सोलीट हो जाएंगी। और ख़ासतौर पे हम आपसे भी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वी रियलाइज कि बहुत सी जॉब्स जो हैं वो ख़त्म होंगी, बट वी नो कि बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी होंगी। तो बच्चे क्या करें? उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है? देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो AI का BS अंडर ग्रेजुएट का बाकायदा प्रोग्राम भी शुरू कर दिया है। बहरहाल लेकिन यही है कि कंप्यूटर साइंस की जो कि स्पेशलिटी है, तो कंप्यूटर साइंस की मेन स्ट्रीम के अंदर अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो AI कर लें तो ये काफ़ी अच्छी वैलिड डिग्री होगी। कंप्यूटर साइंस विद द स्ट्रीम ऑफ AI इज़ अ वेरी गुड डिग्री। और मैं स्टूडेंट से यही सजेस्ट करूँगा तमाम स्टूडेंट्स को कि उस पर फोकस रखें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जैसे टेलीकॉम सेक्टर के साथ हुआ सडनली, लाइक आपको पता है कि टेलीकॉम में सो मच बूम आया था, फिर 2001 में बस्ट हो गया था।
पड़ेगा। तो पॉइंट यही है कि यू हैव अ मेजर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड देन यू कैन हैव अ माइनर डिग्री इन एआई साइबर सिक्योरिटी, उसमें आप रखें। तो ये स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि आप मेजर डिग्री अपनी वही रखें कॉमन। हाँ, मास्टर्स लेवल में एआई करें, पीएचडी में यू कैन थिंक अबाउट डूइंग पीएचडी इन एआई, बट अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो बेस डिग्री होती है वो कंप्यूटर साइंस इज अ नाइस डिग्री टू हैव। अच्छा, आलमी सतह पे एआई को रेगुलेट करना भी एक चैलेंज बना हुआ नज़र आता है, ये कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं आप हमें? जी, रेगुलेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईयू ने फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन ने स्टार्ट कर दिया है इसमें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे रिस्क को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल डाटा प्राइवेसी हो गया आपके पास, सिक्योरिटी हो गया। दूसरा ये कि जो एल्गोरिथम्स हम डेवलप कर रहे हैं विद इन द एआई मशीन लर्निंग के जरिए, वो मेक श्योर होने चाहिए वो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और रेस्पेक्टिव हो ह्यूमन राइट्स के लिए। ये ना हो कि वो कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर दें कि हमें पता ही ना हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल के ज़माने में एक्सप्लेनेबल एआई का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आ गया है, तो बहुत है कि वी फोकस ऑन दिस। रेगुलेशन के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो रेगुलेट है, तो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर हमें नुकसान पहुंचाएगी तो वी कैन हैव समबॉडी टू डिस्कस विद देम। फॉर एग्जांपल हमारी तस्वीर फेस रिकॉग्निशन फॉर एग्जांपल इज वन ऑफ द की, हमारे फेसेस एवरीवेयर इज बीइंग यूज्ड, लेकिन वो कोई मिसयूज ना हो जाए हमारे फेसेस को। इसी तरह के हमारे ये एक एक्चुअली पाकिस्तानियों के इंट्रोडक्शन टू एआई इज दैट फेशियल रिकग्निशन, और वो अब चीज़ें जो मॉर्फ हो जाती हैं। फाइनली ये बता दें, अब इस चीज़ को समझने के लिए तो हमें उस लेवल के टीचर्स भी चाहिए। डू वी हैव टीचर्स हु आर कॉम्पिटेंट एंड यू नो उन्होंने पढ़ा हुआ है एआई और वो आगे भी इम्पार्ट कर सकते हैं नॉलेज? We have limited, बहुत कम हमारे पास एक्सपर्टीज है, क्योंकि पहले आज से पहले HEC जो है वो काफी लोगों को पीएचडी करने भेजती थी बाहर। अब वो तकरीबन वो प्रोग्राम खत्म हो गया है, क्योंकि आप देखें 10 साल पहले जो थे वो काफी लोग गए, ठीक है वो थाउजेंड्स में गए, लेकिन कुछ वापस भी आ गए, दैट्स फाइन। लेकिन अब तो हमारे को पीएचडीज ना कोई गवर्नमेंट भेज रही है किसी को पीएचडी करने के लिए, ना कोई बाहर से आना चाह रहा है। तो जो शॉर्टेज है वो तो आगे जाकर सीरियस होने वाली है। हमें बहुत सख्त जरूरत है कि हम इस पर इन्वेस्ट करें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज़ाहिर है गए बहुत से नहीं आए, लेकिन वापस भी आए। सो इसका कोई बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, और वो भेजे जाते थे इसी कॉन्ट्रैक्ट में भेजे जाते थे, वापस आके सर्व करेंगे। उसका अपॉर्चुनिटीज कोई दे ना कि वो इतनी जो एक्सपर्टीज लेके आए हैं वो लगाएं किधर। तो ये वाला माहौल भी तो होना चाहिए, इसलिए तो दे प्रेफर टू स्टे देयर। डॉक्टर आतिफ ताहिर, थैंक यू डॉक्टर आतिफ ताहिर साहब, आपने हमें समझाया। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती करप्शन की बातें और इमरान खान तक पहुंचने वाली शिकायतें साफ चली शफाफ चली का नारा लगाती पीटीआई हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बन रही थी। शायद यही वजह है कि सूबाई हुकूमत ने करप्शन की रोकथाम के लिए एंटी करप्शन फोर्स बनाने का फैसला किया है। मुशीर एहतिसाब मुसद्दिक अब्बासी ने एंटी करप्शन फोर्स एक्ट भी तैयार कर लिया है। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक्ट की मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसे अब काबीना से भी मंजूर करा लिया जाएगा। और पिछले माह बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले पार्टी रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की शिकायत की थी। अली अमीन गंडापुर ने ऐसे इल्ज़ामात से इनकार किया था, लेकिन बहरहाल बात अब कानून साजी तक जा पहुंची है। सुने। तो पार्टी के अंदर भी हल्के में आपके मुखालिफ कोई होगा, आपकी सीट के लिए मुखालिफ होगा, हर बंदा टिकट का उम्मीदवार भी होता है, हर बंदा सियासत का शौक रखता है। तो ये एक दूसरे को दिशा दिखाने के लिए सियासी पार्टियों में और सियासी लोगों में बातें चलती रहती हैं। बाकी किसी पास सबूत अगर है वो सबूत लेके आए, हम पहले भी एक्शन कर रहे हैं, हम फिर भी एक्शन करेंगे। बाकी जबानी खिलाफी बातों में मैं यकीन नहीं करता कि जबानी दावे जो है ना सर ये नहीं होते। आए फैक्ट्स पे आए, हमारी अपनी एक रिटर्न कमेटी बनी हुई है, वो अपना काम कर रही है, हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, आए सबूत दें, सबूत के बाद हम एक्शन ना करें तो फिर आप सवाल उठाएं, लेकिन बगैर सबूत के बगैर बात किसी पे कोई इल्जाम लगाना जो है ना वो तो मेरे ख्याल में कोई अहमियत नहीं है। इसी पे बात कर लेते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बरा एहतिसाब मुसद्दिक बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बासी साहब, अब करप्शन के खात्मे के लिए तो मुल्क भर में बहुत से इदारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, फिर एक नई एंटी करप्शन फोर्स बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस की? दरअसल ये नई एंटी करप्शन फोर्स नहीं है, ये पुरानी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है जिसको हम थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी दो मसाइल आ गए। एक मसला ये हमारा एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 का है, और दूसरा हमारा ऑर्डिनेंस है 1961 का। अभी हमने क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कम्बेटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म, उसमें हमने IMF के साथ भी एंटी करप्शन का फोकल पॉइंट बना दिया गया है। फिर जितने भी मॉडर्न चीज़ें हैं, बेनामी है, वाइट कॉलर क्राइम्स के जो मॉडर्न तरीके हैं वो जो है जिसमें पूरी वाइट कॉलर क्राइम एक साइंस है,
और इसमें अवेयरनेस नहीं है, प्रिवेंशन नहीं है। अनकैक के हम सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, उसकी जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर मिसिंग है इस लॉ के अंदर। तो ये बड़ा हैंडीकैप किस्म का लॉ था। दूसरा मसला ये था कि एक तो इस लॉ को अपडेट करना था, और सब अपडेट करने के साथ हमें रिस्ट्रक्चरिंग की इसलिए जरूरत पड़ी। तो हमारे पास जो इन्वेस्टिगेशन फोर्स है वो पुलिस के लोग हैं, एंड पुलिस के जो लोग हैं दे आर नॉट ट्रेन टू हैंडल द वाइट कॉलर क्राइम्स। वो तो पुलिसिंग के लिए दे आर द बेस्ट पीपल, और वो ज़्यादातर हमारे पास जो आते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और मैट्रिकुलेट होते हैं, एफए होते हैं, उनको वो इतनी मैकेनिक्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, जिस वजह से हमारा जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत लो है, हमारी रिकवरी रेट है वो भी बहुत लो है। तो हमने महसूस किया कि एक तो नैब का क्योंकि कानून इतना वो क्या कहते हैं ख़त्म हो चुका एक तरह से। नैब को इज एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन नाउ, उसके अंदर जो डिफरेंट केसेस थे वो नहीं बना सकते थे, अभी तो सिर्फ 2 या 3 किस्म के केसेस बना सकते हैं। तो देयर वाज अ वैक्यूम इन एंटी करप्शन कि हम ऐसी हमारे पास लॉ हो, फोर्स हो, वाइट कॉलर क्राइम को हम इफेक्टिवली जो है ना हैंडल कर सकें। इसलिए इसको रीऑर्गेनाइज, रीस्ट्रक्चर और इसके एक्ट को दोबारा बना रहे हैं। अच्छा बाजी साहब, ये कानून साजी आपने समझा भी दिया, वैसे ये कानून साजी आप ही देख रहे हैं, तो इस वक्त ये अमल किस मरहले पर है और कब तक ये फोर्स वगैरह जो है ये खड़ी हो जाने की तवक्को की जा सकती है, ये बताइए। इसका पहला मरहला तो ये है कि इट इज पासिंग थ्रू द फर्स्ट फेज, जिसमें ड्राफ्ट बन चुका है। इसकी कैबिनेट की जो लेजिस्लेटिव कमेटी है उसकी पासिंग थ्रू दैट। ये हफ्ता 10 दिन लग जाएंगे, इट विल गो टू कैबिनेट, कैबिनेट से होती असेंबली में जाएगी। असेंबली से जो एक्ट पास होता है उसके फौरन बाद इसके जो TCS से आप कहते हैं टर्म्स ऑफ सर्विसेज जो हैं वो जो है वो फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद इंडक्शन होगी, और इसकी इंडक्शन जितनी भी होगी इन्वेस्टिगेटर्स की वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होगी। पीपल जिनके पास मास्टर क्रिमिनोलॉजी होगा, इसमें इंजीनियर्स होंगे, कंप्यूटर साइंसेज के मास्टर्स होंगे, LLB होंगे, बायोट लॉ होंगे, इस तरह के लोग होंगे हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड। फिर उनकी हम ट्रेनिंग करेंगे 4 महीने की अकाउंटेबिलिटी एकेडमी के अंदर, एंड देन दिस फोर्स होपफुली शुड टेक अनदर 6 to 7 months to get on ground इंशाल्लाह। भाई साहब, जाहिर है ये काम तो है, दीगर सूबाई हुकूमतों को भी इस तरफ आना चाहिए, लेकिन हर इक़दाम की तरह इमरान खान के कहने पर ही आप लोग ये कदम उठा रहे हैं, और इमरान खान साहब का करप्शन का शक भी इसी हुकूमत पे है, यानी आपकी अपनी हुकूमत पे है। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश करने के लिए? नहीं, डर और खौफ किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हमारा क्योंकि विजन है, हमारी जो पार्टी मैनिफेस्टो के अंदर जो है चैप्टर नंबर 14.1 के अंदर हमने ये लिखा हुआ है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, और जितने भी ये इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी की, खासकर जिस प्रोविंस हमारी हुकूमत होगी उसको हमने मॉडर्न लाइंस पे लेके आना है। तो एक तो पार्टी मैनिफेस्टो को हमने क्योंकि इम्प्लीमेंट करना था, और उसके बाद जब ये कानून बन जाएगा तो इसमें हमने हरासमेंट का एलिमेंट जो है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट होगा कि उसमें हरासमेंट ये जो होती है, पोलिटिसाइजेशन जो होती है, इदारों को पॉलिटिकल पर्पसेस को इस्तेमाल करना, हमने किस तरह से बनाया है कि उसमें बहुत चांसेस कम रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव राइट नाउ। लेकिन जल्दी से कुछ शॉट्स आपको दिखाना चाहते हैं। आमद शुरू हो चुकी है। हाँ, अफगानिस्तान की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आ गई है, एंड देयर यू हैव देम ऑन द स्क्रीन। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी यहाँ मौजूद हैं ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, और आज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच भी है। अ लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग, और बाकी टीमें पहुंच रही हैं, सो अ लॉट मोर विल बी हैपनिंग सून। और ये है अफगानिस्तान और हमारा 2 बजे मैच भी है, जिसमें हमारा जीतना बहुत जरूरी भी है, ये भी कहें साथ साथ। यस, ताकि हम न्यूजीलैंड से फिर फाइनल में टकराएं ट्राई नेशन सीरीज में, और अगर हम मैच जीतेंगे और फिर वो फाइनल भी जीतेंगे तो हम एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आगे अपने ही घर बैठे हुए जरा जीत लेना, कॉन्फिडेंस से जाएं, बाकियों को वेलकम करें जो बाकी टीमें आई हैं, और फिर उनको हराएं, लेकिन दूसरों को जीतने ना दें। हाँ ना, वेलकम भी करें कि आप जरूर आए, लेकिन जीतने नहीं देंगे हम आपको। और मैदान के बाहर मेहमान नवाजी हम दिल खोल कर करेंगे। दुआ भी कर लो, मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने कर ली हैं। वी विल सी यू टुमारो। बाय।